मारीना संदेश लाइव। मैं अरशद जमाल। आज मैं आपको कुछ कोरोना के कुछ आंकड़ों की तरफ ले जाऊंगा, मगर उससे पहले आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे देश के जो नेताजी हैं, बड़के नेताजी कह लीजिए आप उसको, बड़के नेताजी हैं, तो उनको अचंभित करने का बहुत शौक़ है। मगर अचंभित करने में कभी कभी किस्सा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे नोटबंदी में अचानक उन्होंने ऐलान किया तो ये बात तो ठीक समझ में आई कि नोटबंदी है ताकि ब्लैक मनी वाले वाइट मनी की तरफ ना बढ़ जाएं, इसलिए अचानक रात में 8 बजे आके ऐलान किया गया। मगर ठीक उसी पैटर्न पर जिस तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, इससे मुझे एक किस्सा याद आता है। किस्सा ये है कि एक गांव में एक चौधरी साहब थे, तो एक आदमी पेड़ पे चढ़ गया और उसको उतरने में दिक्कत हो रही थी, ताड़ के पेड़ पे चढ़ गया। तो गांव के लोग नेताजी के पास गए कि नेताजी उतर गया है, चढ़ गया है पेड़ पे, उसको उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई रास्ता बताइए। तो गांव के नेताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप रस्सा मंगाइए। और रस्सा मंगाया गया और रस्सा उसको फेंका गया। उस व्यक्ति से कहा गया कि अपनी कमर में मजबूती से बांध लो। उस आदमी ने कमर को मजबूती से जब बांध लिया रस्से से, तो नीचे 5-6 लोगों से कहा कि अब इस रस्से को पकड़ के खींचो। तो जाहिर सी बात है कि कोई ताड़ के ऊंचे दरख्त पे फंसा हुआ, उसको कोई 5 लोग मिलकर नीचे खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो गिरा, वो मर गया। गांव वालों ने पूछा कि नेताजी कैसे, ही तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो नेताजी ने कहा कि यार पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गया, अभी तो कल ही मैंने इसी तरह से कुएं से एक आदमी को रस्सी बांध के निकाला था। तो अब कुएं से निकालने में और ताड़ के दरख्त से नीचे उतारने में दोनों जब अंतर नहीं रहेगा तो ये धोखा पड़ेगा। 22 तारीख को जब ऐलान हुआ जनता कर्फ्यू का और ढोल ताशे पीटे गए, और हम लोगों ने भी ढोल ताशा पीटा, क्योंकि बड़े के नेताजी का हुक्म था तो पीटना ही था। और जाहिर सी बात है कि सरकार को ये अंदाज़ा लगाना था, जनता की नब्ज़ जांचनी थी कि जनता हमारी बात मानने के कितने मूड में है। तो लोगों ने सरकार का साथ दिया और तभी मैं समझ गया था कि जब ना किसी दिन लॉकडाउन का ऐलान हो जाए, और ऐलान हो गया। लेकिन लॉकडाउन का ऐलान होने से पहले ही हम लोगों ने ये मन बना लिया था कि एक बड़ी महामारी है जिससे लड़ना है, और इस लड़ाई में हमें सरकार के साथ खड़े होकर मजबूती से उनका साथ देना है। राजनीति करने के लिए जब इस मुसीबत से हम निकलेंगे तो फिर राजनीति किया जाएगा। और अल्लाह गवाह है और आप सब भी गवाह हैं कि हम लोगों ने इन 2 महीनों के बीच में कभी भी कोई राजनीतिक बात नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि खामोशी के साथ काम करने का प्रयास किया और जनता बिना भेदभाव के सबकी खिदमत करने का, सबकी सेवा करने का। बल्कि इस बीच में हम लोगों ने फ़ोटो और वीडियो से भी परहेज़ किया और बरसक ये कोशिश की कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके, और ये सिलसिला चलता रहा। मगर अब चूँकि 71-72 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, लॉकडाउन ख़त्म की तरफ जा रहा है। ये अलग बात है कि जब हमारे वहाँ 300-400 केस थे तो हमने लॉकडाउन का ऐलान किया, और जब हमारे वहाँ 9000 से ऊपर रोज़ाना केस हो रहे हैं तो हम लॉकडाउन खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार की जो रणनीति थी इस पर हम लोग पहले नुक्ताचीनी नहीं किए, मगर सरकार को सरकार के ख़िलाफ़ सरकार की नुक्ताचीनी करना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। और अच्छा विपक्ष वही होता है जो सरकार की कमियों को बेबाकी के साथ अपनी बात को रखे। हालांकि इस सरकार में तरीका काम करने का अलग है कि जो सरकार की नुक्ताचीनी करता है उसे देश की नुक्ताचीनी बता दिया जाता है कि ये देश की नुक्ताचीनी कर रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार और देश में अंतर होता है। और सरकार, ये सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको देश नहीं माना जा सकता। हम देश के साथ आंख बंद करके खड़े हैं, मगर सरकार की जो खामियां होंगी उन खामियों को हम गिनाएंगे। रोक दो नाज़रीन, आज हम कुछ आंकड़ों की रोशनी में आपसे बात करेंगे और आपके सामने को कुछ ऐसे तथ्य रखेंगे जो सरकार के द्वारा ठीक से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम तो अमेरिका और फलां मुल्कों के मुकाबले में हमारे मरने का एवरेज बहुत कम है, मगर सरकार ये नहीं बताती है कि जहाँ जांच, देखिए एक बात सबको समझनी चाहिए कि जितने हम केसेस की जांच करेंगे, जो पॉजिटिव केसेस आएंगे, उन पॉजिटिव केसेस आने के बाद जब उन्हें आइसोलेशन में हम रखते हैं और आइसोलेशन में रखे हुए या अस्पताल में रखे हुए किसी पॉजिटिव की जब मौत होती है तो वो हमारे मौत के आंकड़े में आता है। मगर हमारे वहाँ तो कितने पॉजिटिव हैं इसका आंकड़ा ही हमारे पास, अभी जो हमारे पास सही आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि हम जांच बहुत कम कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूँगा तो जिससे आपको तस्वीर साफ आएगी कि जैसे इस वक्त 35 देश ऐसे हैं जहाँ लॉकडाउन की स्थिति है पूरी दुनिया में। हम 233 देश ऐसे हैं जहाँ कोरोना के असरात पाए जाते हैं। और आप हैरत करेंगे ये जानकर
कि कोरोना टेस्टिंग में 233 देशों के मुकाबले में हमारा स्थान 80 नंबर पे है। हम कितना पीछे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और हमारी जो संख्या है उसको बढ़ने का आलम ये हो गया है कि हम अब दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाले देशों की संख्या में 7वें स्थान पर पहुंच गए और 6ठे स्थान पर जब न पहुंच जाएं। आप देखिए कि 18,51,000 पॉजिटिव अमेरिका में है, रूस में 4,40,000 हैं, ब्राज़ील में 5,84,000 हैं, ब्रिटेन में 2,81,000 हैं, स्पेन में 2,40,000 हैं, इटली में 2,33,000 हैं, और हमारे वहाँ कल तक का जो आंकड़ा है वो 2,16,000 तक कल तक हम पहुँच चुके थे और आज 10,000 के आसपास पहुँचे हैं, यानी 2,26,000 के आसपास हमारा आंकड़ा पहुँच चुका है। यानी कल हमारा नंबर 7वें से फिर 6ठे स्थान पे आने वाला है। मगर ये इटली और ब्राज़ील और अमेरिका की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ जाँच की क्या स्थिति है? जाँच की स्थिति को अगर हम समझते हैं तो हमारी आबादी 130 करोड़ है और हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं अपने आबादी के आधार पर। मगर जब कारनामों को गिनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आंकड़ा जब तय होगा, जब कोई भी हमारा कारनामा तय होगा या जब कोई भी हम आंकड़ा जनता के सामने पेश करेंगे तो वो आंकड़ा हमारी आबादी के तनासुब में देखा जाएगा। अगर आबादी के तनासुब में हम इस आंकड़े को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने अब तक जो सरकार की आज का कहना, यानी 71 दिनों में सरकार का ये कहना है कि 41 लाख लोगों की हमने जाँच की है। अभी मौजूदा स्थिति में, कल तक की स्थिति में हमने जांच को बहुत जब बढ़ाया है तो 1,40,000 प्रतिदिन जांच करने की स्थिति में हम आए हैं। ये हमारे पूरे भारत की ये स्थिति है, जबकि 480 सरकारी लैब और 208 प्राइवेट लैब यानी 688 लैब में अब हमारी जांच शुरू हुई है। तो हम 1,40,000 की स्थिति में आज की डेट में पहुँचे हैं और हमने 41 लाख लोगों की जाँच की है। अगर 41 लाख लोगों की जांच हमने की है 71 दिनों के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ है, तो अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो हमारे एवरेज आता है कि 58,571 लोगों की जांच हम प्रतिदिन कर रहे हैं। अगर हमारा जो एवरेज आज की डेट में आ रहा है, इसी एवरेज में अगर हम जांच करते रह गए तो आने वाले 50 सालों तक हम जांच करते रहेंगे। और अगर आज की डेट में हम जो 1,40,000 की जांच हम प्रतिदिन करने का दावा कर रहे हैं और कर रहे हैं, अगर 1,40,000 लोगों की जांच प्रतिदिन कर रहे हैं तो पूरे देश के लोगों की जांच करने में हमको 25 साल लगेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो WHO के या दूसरी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनका ये कहना है कि भारत में 80% से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जिनमें सिम्टम दिख ही नहीं रहे। तो सिम्टम जब दिख ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब कि रैंडमली जांच नहीं बल्कि सारे लोगों की जांच हमको करनी पड़ेगी। अभी जो जांच है, जैसे अभी जो हम जांच कर रहे हैं तो उस जांच में हमारी संख्या बहुत कम है। जैसे चाहे हमारे देश के बड़े नेता हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, आंकड़े बहुत देते हैं कि हमारे वहाँ जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 3% है, अमेरिका का इतना परसेंट है, फलां का इतना परसेंट है। मगर पड़ोसी देश के हमारे जो पड़ोसी हैं उनके वहाँ एवरेज हमसे भी कम है। पाकिस्तान का एवरेज 2 के आसपास है, बांग्लादेश का 1.5% के आसपास है, 1% के आसपास नेपाल का है। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं आप उसकी मिसाल नहीं देते कि उनके वहाँ जांच का क्या एवरेज है और उनके वहाँ मरने वालों का क्या एवरेज है, बल्कि हम अमेरिका और फ्रांस की नज़ीर देते हैं। अमेरिका में प्रति 10 लाख प्रति व्यक्ति पर 5 लाख से ऊपर जाँच हो रही है। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम जहाँ खड़े हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। सरकार जो आंकड़े बता रही है तस्वीर उससे अलग है, लेकिन खैर हमें इस बहस में इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि सरकार को ठीक आंकड़े जनता के सामने पेश करनी चाहिए और अपना जो काम है अपनी कमियां को भी बताने में कोई हर्ज की बात नहीं है। भारत में एक अच्छी बात जो देखने को ये मिल रही है वो ये है कि यहाँ जो जितने लोगों की भी मौत हुई है उनमें 73% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे या जिनकी उम्र 65 या 70 साल से ऊपर थी। जो 1 से लेकर 18-19 साल तक की उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा है वो कम है, वो भी कम है, हालांकि जो बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो एक ये अच्छी बात है कि हमारे वहाँ का ऐसा लगता है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनके मुकाबले में बेहतर है। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से जमात के लोगों पे, तबलीगी जमात के लोगों पे सरकार ने अपनी पूरी ताकत खर्च कर दी, अगर यही ताकत जो श्रमिक आ रहे हैं, जो दूसरे शहरों से प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, अगर उन पर यह सलाहियत खर्च की गई होती तो शायद इसका बड़ा लाभ मिला होता। मगर जब तक आप कपड़ों से और हुलिये से लोगों को पहचानते रहेंगे और उनके आंकड़े पेश करते रहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि शुरू में आंकड़े जब आते थे तो इस तरह से आंकड़े आते थे कि आज 10,000, आज 1,000 लोग पॉजिटिव पाए गए जिसमें 700 लोग जमात के हैं, आज 1,100 लोग पाए गए जिसमें 600 लोग जमात के हैं।
तो ये जमात के लोगों का आंकड़ा कहाँ से मिलता था? जाहिर सी बात है कि मीडिया के लोग अगर ये आंकड़ा दिखाते थे तो ये आंकड़ा तो सरकार देती रही होगी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं उन सैंपल पर नाम नहीं लिखा होता, बल्कि कोड में उनका कोड वर्ड होता है, कोड में लिखा होता है, सबका एक कोड दिया जाता है, तो एक ताकि वो किसी को पता न चल सके कि ये कौन सा नाम है। तो अब आखिर मीडिया में ये बात कैसे पता चलती थी कि इतने लोग जमात के हैं और इतने बेजमाती हैं? अब तो आप नहीं बता रहे हैं कि उसमें कितने लोग जमात वाले अब बचे हुए हैं और कितने लोग मरने वाले हैं, कितने जमात वाले हैं और कितने गैर जमाती मरने वाले हैं। देखिए, ज़हन और मन को साफ करके काम को करना पड़ेगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश की तरफ जब आता हूं तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बात जान के आपको हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में अब तक 8,888 मरीज़ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 3383 लोग अभी आइसोलेशन में हैं, 5,257 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं और 248 लोगों की कल तक मौत हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2466 मरीज़ ऐसे मिले हैं जो श्रमिक थे, यानी जो प्रवासी मजदूर थे। प्रवासी मजदूरों की आमद कब से हुई है? प्रवासी मजदूरों की आमद का सिलसिला अभी पिछले 20 दिनों से शुरू हुआ है और उन 20 दिनों में 8,888 पॉजिटिव केसेस में 2466 केसेस यानी 28% केसेस प्रवासी मजदूरों के हैं। तो ये प्रवासी मजदूर अगर लॉकडाउन करने से पहले इन्हें छूट दे दी गई होती तो शायद ये नौबत ना आती, या जब इतने दिनों तक लॉकडाउन रखा गया है तो फिर प्रवासी मजदूरों के खाने पीने का उनके शहर में ही अगर इंतजाम किया गया होता तो शायद ये दुर्दशा न होती। हमारे मऊ शहर में मैं समझता हूँ कि 1 लाख से कम प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से नहीं आए होंगे, मगर जाँच कितने की हुई है? आप बताओ कि जाँच तो उसमें मुश्किल से 1000 या 1500 की हुई होगी। तो अब 1000 और 1500 में जितने लोगों की जांच हुई उसी में तो पॉजिटिव निगेटिव निकलना है, लेकिन जो 99,000 जिनकी जांच ही नहीं हुई उनमें कितने लोग पॉजिटिव हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये कैसे पता चलेगा? तो मुझे ये लगता है आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि सरकार, अगर उत्तर प्रदेश सरकार में अब तक कुल जाँच हो चुकी है 3,17,780 नमूनों की इन्होंने जाँच की है, 4500 यानी अगर हम इसको मानते हैं कि 71 दिनों में रोज़ाना की अगर इनका निकालते हैं टोटल तो 4,542 केस, यानी भारत सरकार से भी कम इनका एवरेज आ रहा है। भारत सरकार का जो औसत पूरे इंडिया का जो एवरेज आ रहा है उससे भी कम औसत इनका आ रहा है। आज की डेट में आप इनका कहना ये है उत्तर प्रदेश सरकार का कि 10,000 केसेस की जांच हम रोज़ाना करने लगे हैं। अगर हम मान लेते हैं 10,000 केस की भी जांच आप कर रहे हैं, यानी अगर एवरेज निकाल के देखा जाए तो 4,542 केस रोज़ाना हम जाँच कर रहे हैं अब तक 71 दिनों के एवरेज से। अगर इस एवरेज से हम जाँच करेंगे तो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी है तो जाँच करने में 120 साल लग जाएंगे। और अगर जो मौजूदा आंकड़ा यानी आप कह रहे हैं कि 10,000 की जांच हमने शुरू कर दी है, तो अगर 10,000 लोगों की जांच रोज़ाना करती है तो अगर सारी आबादी की जांच करनी होगी तो भी कम से कम 50 साल से कम का समय नहीं लगेगा। मैं ये आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि सरकार की नींव टूटे और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाँच करे। और जब तक इस व्यवस्था को हम ठीक नहीं बनाएंगे तब तक लड़ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा दूसरा ये भी है कि आप सच्चाई जनता जान ले कि कोरोना से सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर लड़ा नहीं जा सकता। कोरोना से अगर लड़ना है तो हम सब लोगों को जागना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। जो लोग भी दूसरे प्रदेशों से या दूसरे शहरों से आ रहे हैं, खुदा के लिए अपने घरों में से मत निकलिए, अपने घरों में रहिए और अपने परिवार को भी सेफ करिए और अपने गांव वालों को भी सेफ करिए और अपने नगर वालों को भी सेफ करिए। मगर अगर आपको सेफ करना है सबको तो आपको जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो डॉक्टरों द्वारा खुराक बताई जा रही है वो खुराक लेनी पड़ेगी। हमको दौड़ भाग थोड़ी मेहनत वाला काम करना पड़ेगा, डेली वॉकिंग करनी पड़ेगी, दही दूध खाइए, तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल कीजिए, वो इसके लिए बताते हैं कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो इस तरह के काम जो आपके हरी सब्जियों के खाने के लिए डॉक्टर बता रहे हैं, तो ये तो तमाम रोज़ के रोज़ व्हाट्सएप और इसमें आ रहे हैं किन किन चीज़ों को खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो हमको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है और इस कोरोना से घबराना नहीं है। कोरोना के साथ कोरोना से लड़के कोरोना को हराना है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं भी इसमें बहुत ज़्यादा मौत का आंकड़ा आ रहा हो। हम 4 लाख से ज़ायद तो जो दूसरे फ्लू हैं उसमें हर साल हिंदुस्तान में मौत हो जाती है। तो जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत नॉमिनल है, इससे लड़के हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। तो मैं पहले बताया जा रहा था कि 32 सरकारी लैब में टेस्टिंग का काम हो रहा है, लेकिन कल ये खबर मिली थी कि 111 सरकारी लैब में टेस्टिंग का काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। इस खबर की मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है,
लेकिन मऊ में अब तक कुल टोटल 39 केस आए हैं, जिसमें से 8 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और अभी बाकी जो लोग हैं वो आइसोलेशन में रखे गए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है पूरे मुल्क की, चाहे पूरे प्रदेश की, चाहे हमारे देश की, उसमें सच से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आप गौर करिए कि जिन जिन जगहों पे अमेरिकी सदर जनाब ट्रंप साहब जहाँ जहाँ आए थे उन शहरों में ज़्यादा दिक्कत है। जैसे दिल्ली में उनकी टीम पूरी उतरी और उनकी निगरानी के लिए हज़ारों लोग आए। आगरा में महीनों पहले से लोग आ गए थे। अहमदाबाद में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, महीनों पहले से लोग आ गए थे। मुंबई में भी उनका कार्यक्रम हुआ। तो जहाँ जहाँ उनका प्लेन लैंड किया, तो अमेरिकी सदर जहाँ जाते हैं तो जहाँ उनका प्लेन लैंड करना होता है तो वहाँ हज़ारों आदमी पहले 1 महीना पहले से आ जाते हैं। तो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि कहाँ से ये बीमारी ज़्यादा फैली है। लेकिन हम लोग उस वक्त ट्रंप जी की सेवा में लगे रहे और जागे बाद में, वरना इसको और पहले ही रोका जा सकता था। देर से जागे और जब जागे तो फिर हम दूसरी चीज़ों में उलझ गए, हम दाढ़ी और टोपी में उलझ गए। वही गलती हुई, सिर्फ जमात पे उलझ गए। जमात पे जितनी एनर्जी खर्च की गई थी वही एनर्जी अगर पूरे देश के श्रमिकों पे और मज़दूरों पे खर्च की जाती तो शायद इस वबा को फैलने में और भी नियंत्रण किया जा सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातें आपको कहीं बुरी लगी हों तो मैं क्षमा चाहूँगा, चूँकि अब तो बातें बोलनी हैं और बातें कहनी हैं और सरकार को सुनने की क्षमता बढ़ानी होगी और ज़िला प्रशासन जो है उसको भी सहनशीलता ले आनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं हैं तो सत्ता पे अपोजिशन का काम करना हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार की जो कमियां, चाहे प्रशासन की हों चाहे पुलिस की हों, उन कमियों की तरफ हम इशारा करेंगे ताकि आप उन कमियों को सुधार सकें। तो इसमें बुरा मानना या नाराज़ होना या FIR लिखते रहना, इन सब चीज़ों से मसले का हल नहीं है। बल्कि अगर कोई दुश्मन भी अगर आपको अच्छा कोई सुझाव देता है तो उस सुझाव को आपको गंभीरता के साथ सुनना और समझना चाहिए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लैब को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।